हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस में हम टॉपिक देख रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखा था बच्चों, अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देख रहे हैं। लेसन में हम इससे पहले जो देख चुके थे बच्चों कि कोल वगैरह फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है और वो बहुत जल्दी रिप्लेनिश भी नहीं होते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ करने चल रहे बच्चे, ये किस तरह की होगी और इसका क्या फ़ायदे होंगे वो देखेंगे आज। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जाहिर सी बात है बच्चों कि यदि हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि हमारा कोल था, ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इन सभी को हम यूज़ करते चलेंगे तो जल्दी जल्दी वो बनते नहीं हैं ज़मीन के नीचे, कई साल लगते हैं उनको बनने में, परंतु खर्च करने में हम जल्दी खर्च कर देते हैं, तो कुल मिलाकर इनकी शॉर्टेज हो जाएगी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़, ऐसा हिसाब लगाया गया है कि द प्रेजेंट रेट ऑफ कंज्यूमशन कंटिन्यूस, यदि हम इसी रेट, इसी दर, इसी स्पीड में हम इन्हें यूज़ करते रहे बच्चों, तो द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। तो इन फ्यूल्स का जो हमारे जलाऊ चीज़ें हैं इनका एक दिन ख़त्म हो जाना तय है। मोर ओवर देयर यूज़ आल्सो काजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और तो और साथ ही साथ इनके यूज़ करने से, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ करने से हमारे एनवायरनमेंट में कई सारी समस्याएं भी आती है। हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा तो हम भी बीमार पड़ेंगे और मेनी मोर समस्याएं जनरेट होंगी। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स। इसीलिए ज़रूरी है बच्चों कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करने की तरफ चलना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल पानी वाली एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। टाइडल एनर्जी समुद्री किनारे पर हम इस एनर्जी का प्रयोग देखेंगे। एंड ऑल दिस एनर्जीज, ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो ये एनर्जी जो है भाई ये रिन्यू हो जाती है। सूर्य से आ रही रोशनी मैंने ले ली, मुझे विटामिन डी मिल गई, या सोलर प्लेनेट पर मैंने सोलर एनर्जी जनरेट कर दी सेल में डालकर और वगैरह वगैरह, तो वो सूर्य से आने वाली रोशनी खर्च तो नहीं हो गई, वो तो कंटिन्यूसली आ रही है बच्चों, इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त की जाने वाली एनर्जी, शक्ति, पावर। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सूर्य से आने वाला प्रकाश और उससे मिलने वाली शक्ति हम रोज ही महसूस कर सकते हैं या करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रेप्ड, सूर्य की रोशनी एनर्जी जो आ रही है उसे ट्रैप कर ली जाती है, फंसा लेना नहीं, पकड़ ली जाती है, कैद कर ली जाती है। फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स जो होते हैं सोलर प्लेट में, उसमें वो एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। Many of these cells are joined into solar panels। इन सेल्स को सोलर पैनल्स से जोड़ दिया जाता है टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस, या तो बिजली पैदा करने के लिए, या लाइट पैदा बनाने के लिए, या तो कुछ गर्मी पैदा करना है तो उसके लिए ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। जो टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे कई सारी ट्रॉपिकल रीजन की कंट्रीज़ को बेनिफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, एक आशीर्वाद की तरह प्रचुर मात्रा में उन्हें फ़ायदा हुआ है। अब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कैसी होगी बच्चों, हमने पढ़ा है पहले, फिर भी याद दिला दें। ये मान के चले इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, तो इनके भीतर का जो एरिया आ जाएगा, और इनके थोड़े ऊपर भी कह लीजिए, थोड़े नीचे भी कह लीजिए, सब ट्रॉपिकल, पर मेनली ट्रॉपिकल रीजन वाली कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी मिलती है और वहाँ पर पाई जाने वाली कंट्रीज़ को बेशक बेहद फ़ायदा होता है। चलिए, सोलर एनर्जी इज़ आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी का प्रयोग हम सोलर हीटर में यूज़ करते हैं। सोलर हीटर, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, जो सूर्य की रोशनी
से हमने एनर्जी ले ली और ड्रायर के रूप में हम उस एनर्जी का भी प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, और जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, लाइट्स लगे रहते हैं, हमारे ट्रैफिक लाइट्स लगे रहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं हमारे सामुदायिक केंद्रों में या सड़कों के आसपास, सब जगह रोशनी जनरेट करने के लिए, या बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पर भी रोशनी जनरेट करने के लिए, और ट्रैफिक सिग्नल जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर भी सोलर एनर्जी का यूज़ होता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी बोलने से ही समझ में आता है तेज हवाओं से बनने वाली एनर्जी। अब कैसे होगी बच्चों? विंड इज इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होगी बच्चों। इट इज अ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी खत्म नहीं होने वाला ऐसा सोर्स हमारे पास ये है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज पीसने के लिए भी विंड मिल का यूज़ होता है, लाइटिंग के लिए भी, वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल, और लिफ्टिंग वाटर, पानी निकालने के लिए भी, बिजली जनरेट करने के लिए भी विंड मिल का प्रयोग होता है। टाइम इमेमोरियल मतलब कई पुराने समयों से। इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स, आधुनिक समय में विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड रोटेट्स द विंड मिल, विंड मिल को रोटेट घुमाने के लिए बड़ी बड़ी हाई स्पीड की विंड मिल लगाई जाती है। बेशक इसे एक बार इंस्टॉल करने का खर्चा बहुत होता है, पर एक बार इंस्टॉल हो जाए बच्चों तो फिर बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं, फिर तो हवा आ रही है, बिजली जनरेट हो रही है। विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हर सोर्स में विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, वहाँ पे जनरेटर होगा ही, उसमें एक शाफ्ट लगी ही होगी, वो जनरेटर को घुमाएगी ही, ये सब प्रक्रियाएं होती ही रहेगी। तो जनरेटर घूमता है, इसलिए बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, विंड फॉर्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड। क्लस्टर्स ऑफ सच विंड यानी कि देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के कई सारे विंड मिल्स लगी हुई होती है। लोकेटेड इन कोस्टल रीजन, ये कोस्टल रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है। एंड इन माउंटेन पास, वैसे तो पास में मतलब दर्रा होता है बच्चों, लेकिन हम यहाँ पर ये कहेंगे कि माउंटेनियस रीजन में विंड मिल ज़्यादा सक्सीड होती है। वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स ब्लो, जहाँ पर तेज और एक समान बहने वाली विंड मिल चलती है। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन, आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। इन जगहों पर जो अभी बताया, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके, यहाँ पर विंड मिल से एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट प्रोड्यूस की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive element like uranium and thorium। बच्चों जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, एलिमेंट्स जैसे कि आयन, एल्यूमिनियम, ये सब भी एलिमेंट है। इन द सेम वे यूरेनियम भी एंड थोरियम भी एलिमेंट है। अंतर क्या है कि भाई वो जो आयन होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सब रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन यूरेनियम एंड थोरियम रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इनमें जो रेडियो एक्टिव होने के कारण इनके एटम्स में जो न्यूक्लियाई होता है उसकी एनर्जी से जो पावर जनरेट किया जाता है, उस पावर को हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। आगे देखेंगे, दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन यानी कि वैसे तो हिंदी में हम फिजन यानी विखंडन होता है, तो दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में, या एक अपनी जनरल भाषा में कह लीजिए एक भट्टी में, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा एंड एमिट पावर, और इससे फिर बहुत मात्रा में पावर एनर्जी जनरेट होती है, बहुत ही ज़्यादा पावर में। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। बहुत ज़्यादा यदि कहीं पर एनर्जी या पावर जनरेट होता है न्यूक्लियर पावर से, तो वो है यूएसए और यूरोप। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। अब बात आती है इंडिया में राजस्थान बोलो और झारखंड बोलो, तो यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, यहाँ पर यूरेनियम का बहुत ज़्यादा भंडार मिलता है। आगे देखेंगे बच्चों,
थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनाजाइट सेंट्स ऑफ केरला। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, हमेशा याद रखें, हर एग्जाम में आता है कि थोरियम नाम का जो एलिमेंट है ये मिलता है, कहाँ पर मिलता है बच्चों? केरला में जो सेंट मिलती है मोनाजाइट उसमें मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरौरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। ये सारे स्थान पर हमें ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, न्यूक्लियर पावर एक इमेज के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं, बहुत जल्दी समझेंगे, बड़ा भारी नहीं है। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ पर ये रॉड्स फंसी हुई होती है, इन रॉड्स में ही वो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने वाली चीज़ें रखी हुई होती है, ठीक है। इसी की रिएक्शन से यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी को ये गैस फॉर्म में, क्योंकि आसपास कूलेंट लगा हुआ होता है तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कन्वर्ट हुआ और ये यहाँ जाने के बाद इसे ठंडी पानी के पाइप के आसपास से गुजरना पड़ता है। ये भाप बन गई, ये भाप फिर यहाँ से ये गई और इस टरबाइन से टकराएगी तो टरबाइन में एक शाफ्ट लगा होता है जो जनरेटर को कनेक्ट करता है। ये शाफ्ट देख रहे हैं आप, ये जनरेटर को घुमाएगा बच्चों, जनरेटर घूमेगा तो बिजली जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और ये लाइट जल जाएगी। बाद में थोड़ी सी बात है कि यहाँ ये भी बताने की, यहाँ पर जो आपकी जो स्टीम आई थी वो ठंडी होगी, ये यहाँ पर जाएगी, ये ठंडी होने के बाद ये वापस ये पानी के फॉर्म में यहाँ चली जाएगी। ये पानी फिर वही गर्म होगा और यहाँ पर आएगा और इस ठंडे वाले पानी की राड के टच में आएगा तो स्टीम में कन्वर्ट होगा और सेम प्रोसेस चलती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। और बच्चों इसे हम और भी डिटेल फॉर्म में क्लास 10th में साइंस में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, जियोथर्मल एनर्जी। धरती से, जियो धरती, थर्मल शक्ति, फायर आग, तो धरती की आग से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। वह गर्मी, वह एनर्जी जो ऑब्टेन्ड प्राप्त की जाती है, कहाँ से प्राप्त की जाती है? अर्थ से, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडली एज वी गो डीपर। अब धरती के अंदर हम जैसे जैसे जाएंगे त्यों त्यों तापक्रम टेम्परेचर बढ़ता चलता है, ये हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कभी कभी ये धरती के अंदर की गर्मी जो है, ये गर्मी हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में धरती के ऊपर की सतह पर ही आ जाती है कभी कभी, जिसे हम कभी गीज़र कहते हैं, कभी गर्म पानी का सोर्स कहते हैं, कभी हम तातो पानी भी कहते हैं। कहीं कहीं अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर, और यही एनर्जी हम पावर जनरेट करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग। जियोथर्मल एनर्जी जो है, ये जो हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में ऊपर आती है, इसे कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, हमें अपने आप को गर्म करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। USA हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। तो इस तरह से बताया कि इन कंट्रीज़ में जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए, हमेशा आएगा। देखते हैं बच्चों जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है। जियोथर्मल एनर्जी में बच्चों जो होता है वो भी सेम चीज़ होती है जैसे न्यूक्लियर पावर में, बस वहाँ पे पावर हम न्यूक्लियर स्टेशन में जनरेट करते हैं, यहाँ पे धरती में जो पावर मिलता है उससे हम जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं। धरती के अंदर में जो गर्म लावा हमारा लावा जो है उसके कारण धरती के अंदर ही कहीं कहीं पे वाटर रिजर्वायर भी है, पानी भी है, वो पानी गर्म होता है। अब जब उसे स्पेस मिलता है तो अपने आप बाहर निकल कर आ जाता है, तो एक तो वो हो गया।
दूसरा, यदि हम पाइप डालकर इंडस्ट्रियल पर्पज से यदि हम पाइप डालें तो वो जो गर्म पानी है ऊपर आएगा, गर्म पानी ऊपर आएगा, उसे एक टंकी में लेकर के उसकी स्टीम को हम कहाँ पर ले जाएंगे, टरबाइन के पास, टरबाइन से टकराएगा और सेम प्रोसेस वैसी ही होगी। चलिए, टाइडल एनर्जी, जिस समुद्र इलाकों में हम इस तरह की एनर्जी से मुलाकात करते हैं या हमें मिलती है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स जिसे कहते हैं, कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, तो वो टाइड्स, समुद्र की लहरें आई, आपकी टरबाइन को घुमा दिया, टरबाइन यदि घूमेगी तो उसके अंदर जो सॉफ्ट कनेक्ट, ये टरबाइन घूमेगी, सॉफ्ट कनेक्ट इसमें है, अपनी भाषा में एक राड कनेक्टेड है, वो राड घूमेगी एंड दैट रॉड इज कनेक्टेड विद जनरेटर, तो जनरेटर भी घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब उसमें भी साइंस है बच्चों। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड, हम हासिल कर सकते, पा सकते हैं, कैसे? बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, उसकी काय की नैरो ओपनिंग बच्चों, लेकिन समुद्र कहीं कहीं साइड में अपनी एक जगह बना लेता है, जैसे अपन ने पढ़ा था डेल्टा, पर नॉट डेल्टा, यहाँ पे एस्चुरी की बात हो रही। एस्चुरी इस तरह की बनी हुई होती है, उसमें समुद्र का पानी घुस रहा है, समुद्र का पानी घुस रहा है, तो जब जाएगा वहीं पर आपका ये टाइडल एनर्जी वाला सिस्टम इस्टेब्लिश आप कर लेंगे। During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. डैम में जो टरबाइन फिक्स की गई है, डैम में जो टरबाइन फिक्स की गई है, ये टरबाइन फिक्स की गई है, ये जाएगी लहरें उड़ते हुए तो उससे टकराएगी ही और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। In the dam to produce electricity, Russia, France and the Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farms। और हमारी इन जगहों पर टाइडल मिल फार्म्स लगे हुए हैं, बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बायोगैस, बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट सच एस डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। एनिमल मटेरियल कह लीजिए या ऑर्गेनिक वेस्ट कह लीजिए, जो हमारे किचन से निकलते हैं वो सब भी वेस्ट कह लीजिए, या प्लांट्स, सड़े गड़े पत्तियाँ कह लीजिए, इन सभी से बनाई वाली, या एनिमल डंग कह लीजिए, या किचन का वेस्ट जैसे कि मैंने बताया, इनसे इनको कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फॉर्म में, और वही गैसियस फॉर्म बायोगैस कहलाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन द बायोगैस डाइजेस्टर। बायोगैस डाइजेस्टर यानी कि एक टैंक है, उस टैंक में एक तरफ से काऊ डंग, या जिसे आप गोबर कह सकते हैं वो, या आपका किचन का वेस्ट या पत्तियाँ, ये सब मिला करके स्लरी बना करके उस टैंक में एक पाइप के थ्रू डाला जाता है। ठीक है, उस टैंक के ऊपर एक डोम शेप की टंकी उल्टी रख दी जाती है, कटोरा या बोल उल्टा डाल दिया जाता है, मान लीजिए कटोरा, ठीक है, ठीक। और जब वो घोल नीचे आएगा टैंक में, तो थोड़े दिन बाद में उसे बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करेंगे, उसे सड़ाई देंगे, सड़ाएंगे तो वहाँ पर गैस बनेगी। ठीक है, और वो गैस वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, और फिर उसमें ऊपर ये जो आपका ये बोल है, यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, ये वाल्व आप खोलेंगे तो गैस बाहर निकलेगी पाइप के थ्रू, और फिर आप उससे जो करना है वो काम कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। खासतौर पे इसमें मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग। बायोगैस बहुत अच्छा सोर्स है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, लाइट भी जलता है उससे बच्चों। एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। और उससे जो हमने जो गोबर, घास की पत्ती या डेड प्लांट्स या किचन वेस्ट डाला था, वो नीचे आकर के डिकम्पोज हो गया, सड़ गया अपनी भाषा में। उस दूसरी तरफ उसमें एक आउटलेट भी होता है, वहाँ से वो फिर बाहर निकलता है जब पूरी तरह से सड़ जाता है। ठीक है, बाहर निकल गया तो वो अच्छा खासा एक ऑर्गेनिक खाद भी है बच्चों, और जो हमें हर साल मिल जाता है जहाँ जहाँ हम प्लांट बनाएंगे। एनर्जी इज़ एवरीवेयर। अब यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें हैं जो हमें सुन लेना, समझ लेना चाहिए। एनर्जी इज़ एवरीवेयर, सब जगह है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। परंतु इन एनर्जी को हम कैसे हार्नेस कर ले, कैसे ऑब्टेन कर ले, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और मुश्किल भी है।
ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। आप और मैं डिफरेंस पैदा कर सकते हैं बाय जुडिशियसली यूजिंग द एनर्जी, यानी कि नॉट वेस्टिंग द एनर्जी। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी को बचाना ही एनर्जी जनरेट करने के समान की बात है। एक्ट नाउ एंड मेक अ ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। यदि हम इस पर काम करना शुरू करते हैं, यदि हम इस पर काम करना शुरू करते हैं तो कल हमें ये सहूलियत देगा बच्चों। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम कल फिर मिलेंगे। इनके सारे डायग्राम्स आपकी किताब में, आपकी कॉपी में बने हुए होने चाहिए, आपने याद करना चाहिए। चलिए बाय बाय।